Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of May 2023. 8 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ, है ना। तो जल्दी जल्दी अपन न्यूज़ एनालिसिस देख लें। आप लोग का एग्जाम भी 28 मई को, तो ज़्यादा आपका भी समय ना जाए। स्टार्ट करते। पहला सवाल है द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव हायर लेवल्स इन द फूड चेन इज नोन एज। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को जब सक्सेसिवली हायर लेवल ऑफ फूड चेन में जो टिश्यूज होते हैं टॉलरेंट एनिमल्स के, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स के कंसंट्रेशन इंक्रीज होते हैं। ऑप्शंस आर बायो एक्यूमुलेशन, बी बायोस्पैरेजिंग, सी बायो मैग्निफिकेशन या डी बायो डाइल्यूशन। सो थिंक ऑफ द आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी बायो मैग्निफिकेशन, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइफ फॉर्म्स। अब देखो पहला लिखा है एपीफाइटिक। एपीफाइटिक के आगे लिखा हुआ है प्लांट्स विच डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फंजाई दैट आर अटैच्ड टू द रूट्स ऑफ अ वेस्कुलर प्लांट। दूसरा लिखा है टेरेस्ट्रियल, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड एंड क्लाइंबर्स। तीसरा लिखा है माइकोहीट्रोट्रॉपिक, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स। तो आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। इसमें 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1, 2, 3 तीनों करेक्टली हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 ओनली। पहला देखो, पहला और तीसरा इंटरचेंज कर दिया है। एपीफाइट एक्चुअली वो प्लांट्स होते हैं विच आर ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट्स, एंड माइकोहीट्रोट्रॉपिक वो होते हैं प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फंजाई दैट आर अटैच्ड टू द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, है ना। माइकोराइजा आपने नाम सुना होगा। तो इस कारण से ये इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल है बर्ड्स फॉलोइंग आर्मी एंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बर्ड्स जो हैं आर्मी एंड्स का पीछा करती हैं, फॉलो करती हैं उनको, तो किस तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कमेंसलिज्म। देखो कमेंसलिज्म मतलब होता है 1 प्लस दूसरा 0, मतलब एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो आर्मी एंड्स एक्चुअली जब गुजरती हैं तो वो नीचे जमीन से कुछ इंसेक्ट्स को निकालते हुए गुजरती हैं। तो अब वो जब आगे बढ़ती हैं तो पीछे पीछे बर्ड्स फॉलो करती हैं और इंसेक्ट्स को खाती जाती हैं। तो अब आर्मी एंड्स का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि वो एक स्कीम का नाम बदलने वाले हैं, एंड दे हैव चेंज्ड एक्चुअली। नाम क्या है? स्कीम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। स्कीम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस थी। पहले इस स्कीम को बोलते थे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS बोलते थे इसको, ठीक है ना। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक्स। अब इसको चेंज करके कर दिया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। क्या बोल दिया है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है ना। उनका ये कहना है कि चूंकि इसमें और एडिशन हुआ है डिसीजेस का, इसलिए हम इसको केवल और केवल कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस, स्ट्रोक्स में ही लिमिटेड नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था 2010 में अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। याद रखिएगा ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का जो प्रोग्राम है, पहले इसको लॉन्च किया गया था अंडर द 2010 नेशनल हेल्थ मिशन। 2010 में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। पर्पस था द प्रोग्राम बेसिकली फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हेल्थ प्रमोशन एंड अवेयरनेस जनरेशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रेफरल to an appropriate level of healthcare facility for treatment of the non-communicable diseases including cancer। तो इसका मेन एम यही था कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए, या इस व्यक्ति को रेफर कर दिया जाए एटलीस्ट सही जगह पे जहाँ पे उसकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का ट्रीटमेंट हो सके। दैट वाज द पर्पस, ठीक है ना। अब नाउ दिस बेसिकली NCD सेल्स इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेल्स बनाई जाएंगी नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड ऑल। तो दीज आर द थिंग्स विच आर अंडर दिस। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है दैट कोविड-19 इज नो लॉन्गर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो PHEIC एक टैग दिया जाता है WHO के द्वारा, वो अब रिमूव कर दिया है कोविड से। तो उनके अकॉर्डिंग अब ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गई है। इट इज़ नो मोर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि WHO ने डिक्लेयर कर दिया है। अगली न्यूज है, द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड अ डिविजनल लेवल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम था एक्सरसाइज बुलंद भारत। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सरसाइज बुलंद भारत इंडिया ने किस कंट्री के साथ की, तो किसी कंट्री के साथ नहीं की है। ये हमारी आर्मी की, इंडियन आर्मी की ही एक्सरसाइज है, जिसमें उन्होंने अपनी आर्टिलरी और अपने इन्फेंट्री की जो फायर पावर है उसको चेक किया है, उसको टेस्ट किया है। और ईस्टर्न थिएटर अरुणाचल प्रदेश में इसको किया गया है, हाई एल्टीट्यूड अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में इसको किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज न्यूज आइटम्स फ्रॉम द पेज। अब एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए इंसिडेंट हुआ केरला में। 22 ड्राउन एंड मेनी मिसिंग इन अ बोट ट्रेजेडी इन केरला, है ना। आप सबको पता है कि वहाँ पे बोट्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन भी है, बहुत ज़्यादा शौक भी है ना। एंड नेहरू बोट रेस आपने नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे होती हैं, और ऐसे में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर। और ये कहाँ पे, एश्वरी है मलप्पुरम में, वहाँ पे मतलब ये जो बोट थी वो पलट गई, उसमें बहुत सारे लोग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, एंड दिस ट्रेजेडी टुक प्लेस देयर। सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट इवेंट। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, अगर हैं तो। वैसे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आज आए नहीं थे, इसलिए यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। आगे देख लीजिए, यहाँ पे एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, अपोजिशन पेपर। अब अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, अपना एक पेपर रिलीज किया है फॉर चाइनाज एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस, है ना। कुल मिलाकर के चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आप यहीं से कंसेप्ट उठाएंगे। चाइना व्हाट इज इट डूइंग, चाइना कि चाइना रशिया, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज को प्लस अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में अब अपनी इमेज को चेंज करना चाहता है, ठीक है ना। चाइना की जैसे पोजीशन अफगान इशू पे क्या है ना, इसके लिए उसने 11 पॉइंट पेपर रिलीज किया है, ठीक है ना। 11 पॉइंट पेपर हैज बीन रिलीज्ड बाय चाइना ऑन चाइनाज पोजीशन ऑन द अफगान इशू, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि बीजिंग की जो पॉलिसी है अब वो क्राइसिस रिडन कंट्री की तरफ मूव करती जा रही है। एंड एक समय जो अमेरिका अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता था कि वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अमेरिका सॉल्व करेगा, तो अब वो इमेज का जो टेक ओवर है वो चाइना करना चाहता है। Now China wants to establish itself as a country जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहती है, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना चाहती है। द वेरी वैलिड एग्जांपल फॉर दैट इज द UAE एंड ईरान एंड सऊदी अरेबिया डील, है ना, जो कि चाइना ने ब्रोकर करवाई, ठीक है। अब अफगानिस्तान में भी वो चाहते हैं कि तालिबान, मतलब अफगान इशू में भी वो चाहते हैं कि तालिबान को सही सलाह दे करके, सही रिसोर्सेज दे करके वो उसको सही करें। चाइना ने पेपर में कहा है कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं चाइना की पॉलिसी के, वो हैं 3 रिस्पेक्ट्स एंड 3 नेवर्स, है ना। तो 3 रिस्पेक्ट्स में उन्होंने कहा कि चाइना रिस्पेक्ट्स द इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान and the independent choice, religious sentiment and national customs of Afghan people। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। and these principles are put in opposition to the policies followed by the West, which according to Beijing are informed more by geopolitics and their vested interest। तो चाइना ने पेपर में ये भी कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यानी जैसे अमेरिका जैसी जो कंट्री हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन हम जो हैं वो लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने पेपर में कही है, ठीक है ना। तो एक तो इमेज चेंज ओवर है, और दूसरे अपने आप को अमेरिका के जैसे एस्टैब्लिश करना है, ठीक है ना। एंड चाइना कॉल्स फॉर द रिवर्सल ऑफ दीज एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू द वॉशिंगटन्स फेलियर टू इंट्रोस्पेक्ट and Beijing commits to help Afghanistan move towards a more sustainable form of economy। तो चाइना ने ये भी कहा है कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे ताकि वो एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की तरफ मूव करें, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर एंड दे आर अर्जिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू व्यू द अफगान इशू इन अ comprehensive, balanced and objective manner। China advocates using alternate regional groupings also
है ना। तो चाइना अब अल्टरनेट ग्रुपिंग्स का भी मदद ले रहा है, लेकिन ऐसी ही अल्टरनेट ग्रुपिंग्स की मदद ले रहा है जहाँ पे यूएसए मेंबर नहीं है ना। तो जैसे कि एससीओ हो गया, मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग हो गया, इन सब ग्रुपिंग्स की मदद ले रहा है ताकि अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करवा सके। ठीक है, तो इस तरह से चाइना किस तरीके से अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के आगे बढ़ रहा है। चाइना की अप्रोच आप कह सकते हैं आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है, और वर्ल्ड ऑर्डर में जो पहले उसकी इमेज थी उसको मेक ओवर करने की एक कहना चाहिए स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान के माध्यम से उसको एंट्री मिल जाएगी, प्लस बीआरआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड धीरे धीरे चाइना अपने स्टेप्स ले रहा है टू इंट्रेंच इट्स इमेज, है ना, अपनी इमेज को बदलने के लिए एज अ मॉडरेट एंड प्लूरलिस्टिक इन्वायरमेंट फॉर डायलॉग। ये सब चीज़ें वो अपने आप को प्रूव कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल वाटर बॉडी सेंसस। अब आप सबको पता है कि भारत का पहला वाटर बॉडी सेंसस हुआ, विच वॉज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। उसने अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी। ठीक है, क्यों ये सेंसस जरूरी था? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिया इज फेसिंग वाटर क्राइसिस। पहली चीज तो ये है, ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। तमिलनाडु, पंजाब, ऐसे रीजन्स में काफी ज्यादा हमको डिक्लाइन देखने को मिला, हरियाणा, है ना। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी फेस करना पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज है ही, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में वाटर बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे बफर अगेंस्ट द क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के अगेंस्ट वो बफर की तरह काम करती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू फूड एंड वाटर सिक्योरिटी एज वेल, है ना, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी में भी मदद करती हैं। वाटर बॉडीज आर इंक्रीजिंगली अंडर थ्रेट फ्रॉम पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन एंड ड्राइंग। तो वाटर बॉडीज जो है वो इंक्रीजिंगली थ्रेट में है फ्रॉम पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन, ड्राइंग एक्सेट्रा, है ना। एंड एज वाटर बॉडीज आर मैनेज्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज फ्रॉम स्टेट्स टू लोकल टू प्राइवेट एंटिटीज, द डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड इजीली एक्सेसिबल। इसलिए ये चाहते हैं कि जो वाटर बॉडीज हैं, चूंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंसीज अलग अलग वो मैनेज करते हैं, इसलिए जो डेटा है उसको यूनिफॉर्म रखना चाहिए एंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। इस कारण से सेंसस कराया गया। जो सेंसस था पहले तो उसमें सैटेलाइट डेटा की मदद ली गई, है ना, याद रखिएगा। द सेंसस जो था, इसमें कैसे सेंसस कंडक्ट हुआ, तो बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज की गई, सैटेलाइट डेटा की मदद से किया गया, लोगों से सेंसस किया गया, है ना। एंड इट वाज बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग पब्लिकली अवेलेबल सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा सेट। तो जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा सेट था उसमें बिल्डअप किया गया, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स वर डन एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पता लगी हैं। जैसे कि सबसे पहली बात है कि मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज इन द कंट्री आर वेरी स्मॉल। ज़्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं इस कंट्री में वो स्मॉल हैं, एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियाज वाटर बॉडीज आर लेस देन 1 हेक्टेयर लार्ज, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम है ज़्यादातर वाटर बॉडीज, है ना। तो पहली चीज़ तो ये है ना, कि इनको ट्रैक पे रखना भी हमेशा एक चैलेंज के रूप में रहेगा, केवल सैटेलाइट डेटा पे रिलाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब वाटर बॉडीज शो रीजनल पैटर्न्स दैट कोरिलेट विद रेनफॉल, रीजनल पैटर्न है जो कि कोरिलेट करता है रेनफॉल के साथ। जैसे अगर ड्रायर स्टेट्स पे आप जाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां पे ज्यादातर वाटर बॉडीज जो हैं वो लार्जर हैं एंड पब्लिकली हेल्ड हैं। वहीं पे जो वेटर पार्ट्स हैं कंट्री के, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, तो वहाँ पे मोर देन 3/4 ऑफ द वाटर बॉडीज आर प्राइवेटली ओन्ड, 3/4 वहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड है। ड्रायर स्टेट्स में अगर आप देखें तो वाटर बॉडीज आर प्राइमरली यूज फॉर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वहीं पे अगर वेटर स्टेट्स पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डोमेस्टिक यूज होगा, पिसिकल्चर डोमिनेट करेगा, क्योंकि प्राइवेटली हेल्ड है ज़्यादातर। तो ये भी एक देखने को मिला। सी पॉइंट है देखो तीसरा इस रिपोर्ट का, कि मोस्ट वाटर बॉडीज हैव नेवर बीन रिपेयर्ड और रिजुविनेटेड, है ना। तो ज्यादातर वाटर बॉडीज ऐसी जो कभी रिपेयर नहीं की गई, कभी रिजुविनेट नहीं की गई, है ना। एंड सेवरल वाटर बॉडीज वर क्लासिफाइड एज नॉट इन यूज, कई वाटर बॉडीज तो नॉट इन यूज है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच वर देयर इन दिस। अब सेंसस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? तो पहला तो ऑथर ने कहा कि बहुत क्लियर गैप्स थे रिपोर्ट में, जैसे कि वाटर बॉडीज में पहला ये था
कि वाटर बॉडी सेंसस इट डज नॉट एड्रेसेस सम ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि एड्रेस नहीं करते, जैसे कि वाटर बॉडीज केवल ह्यूमन यूज के लिए नहीं आती, दूसरे यूज के लिए भी आती है, लेकिन जो सेंसस था उसमें फोकस था एक्सक्लूसिवली द ह्यूमन यूज। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लियर मिसिंग पॉइंट जो कि किया गया। सेकेंड था देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन द सेंसस, है ना। द सेंसस ग्रुप वाटर इनटू 5 टाइप्स। सेंसस जो है वो ग्रुप करता है वाटर को 5 तरीके में, पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वायर एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, ठीक है ना। पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वायर एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम। तो मतलब जो ग्लॉसरी है वो लिमिटेड थी काफ़ी, और बहुत ज़्यादा जो एक कहना चाहिए एक जो ग्रुप है वो दूसरे में कहीं ना कहीं घुसता जा रहा था। इस कारण से ये बहुत ही लिमिटेड वोकैबुलरी और बहुत ही लिमिटेड ग्लॉसरी का यूज़ किया गया था। ये भी हमको चेंज करने की ज़रूरत है। अगला है व्हाट इज ब्लू स्काई। तो अब मैं आपको बता दूं नॉर्मली कि ब्लू स्काई नॉर्मली एक ट्विटर का कहना चाहिए कॉम्पिटिटर हो सकता है ना। इट्स अ लेटेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, और ये बिल्ट है ऑन द AT प्रोटोकॉल। याद रखिएगा ये AT प्रोटोकॉल पे काम करता है। AT प्रोटोकॉल का मतलब है ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। AT प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एंड ये ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म का क्या बेनिफिट होता है कि जितने भी एप्स ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पे बने होंगे, AT प्रोटोकॉल पे बने होंगे, तो यूजर्स उसमें एक ऐप से दूसरे ऐप पे शिफ्ट हो सकते हैं विदाउट लूजिंग देयर फॉलोअर्स, विदाउट लूजिंग देयर मीडिया, विदाउट लूजिंग देयर वर्क एंड विदाउट लूजिंग देयर डेटा, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंट पोर्टेबिलिटी का फीचर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है AT प्रोटोकॉल के स्ट्रक्चर का। अकाउंट पोर्टेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस AT प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसी पे ब्लू स्काई काम कर रहा है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। SC स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स, फॉर्मर CGI says इंक्वायरी कमीशन कैन फिनिश द टास्क इन अ ईयर। तो यहाँ पे याद रखिएगा फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं KG बालाकृष्णन जी। KG Balakrishnan ji heads the inquiry commission into whether the Dalit converts to other religions other than Sikhism and Buddhism should get scheduled caste status। तो ऐसे दलित्स जो कि कन्वर्ट हुए थे इन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ऐसे दलित कन्वर्ट्स को क्या SC स्टेटस मिलना चाहिए, इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनी थी, ठीक है ना। इंक्वायरी कमीशन बनी है जिसको हेड कौन कर रहा है, KG बालाकृष्णन जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल KG बालाकृष्णन जी, वो इसको हेड कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि द रिपोर्ट कैन बी डिलीवर्ड बिफोर द ईयर ऑफ 2024। तो 2024 के इलेक्शन के पहले ये दिया जा सकता है। तो KG बालाकृष्णन जी इंक्वायरी कमीशन ऑन दलित कन्वर्ट्स गेटिंग द SC स्टेटस, इसके ऊपर है, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इसरो टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि एक नया इंट्रोडक्टरी लेवल का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टार्ट का मतलब क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, याद रखिएगा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट जो है इट इज एम्ड एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ द फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जो फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, उनको स्पेस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना है। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, ठीक है ना। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर द प्रोग्राम थ्रू जिज्ञासा पोर्टल, है ना। तो जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से अगर चाहें तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और स्टार्ट प्रोग्राम के तहत बेसिकली इसरो जो करेगा, इट विल टेक एफर्ट्स टू इनेबल द इंडियन स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोफेशनल्स इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। So that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.